जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। RBI स्टडी YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को 12 क्लास का ज्योग्राफी में, भूगोल में 6ठा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है द्वितीयक क्रियाएं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, बाय टी रहमान। जो है, मेरा नाम टी रहमान है। मैं आपको जो है ये द्वितीयक क्रियाएं के चैप्टर को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले एक स्टेटमेंट से, एक मोटिवेशन कोट से जो है हम लोग अपनी बात की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे कहा है कि यू कान कंट्रोल, आप जो है कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हाउ सम पीपल विल ट्रीट यू, कि कोई इंसान जो है आपके साथ किस तरह का व्यवहार करेगा, और दे व्हाट दे विल से अबाउट यू, और आपके बारे में वो क्या कहेगा ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। बट, लेकिन, परंतु यू कैन कंट्रोल, आप कंट्रोल कर सकते हैं हाउ यू रिएक्ट टू इट, इसका आप जवाब में इसको रिएक्ट कैसे करना चाहते हैं ये आपके कंट्रोल में है। यानी कि कोई इंसान अगर आपको गाली देता है तो इसका जवाब में आपको गाली देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई पागल कुत्ता काटे तो इसका मतलब नहीं कि आप भी उससे काट लें। तो चलिए अब हम लोग जो है क्लास की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट यहाँ देखिए क्या लिखा है। इस अध्याय में हम द्वितीयक क्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में। दूसरा, इसमें हम विनिर्माण के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ विनिर्माण, विनिर्माण क्या है। ठीक है। अच्छा, विभिन्न प्रकार के उद्योगों के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में हम लोग, कि उद्योग जो विभिन्न प्रकार के होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, ये तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो इसके बाद देखिए, पहला पॉइंट हम लोग जान लें कि विनिर्माण का अर्थ क्या होता है। देखिए, विनिर्माण क्या है या विनिर्माण का अर्थ क्या है। तो किसी भी प्रकार के कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु के रूप में बदलना क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। किसी भी प्रकार के कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु के रूप में बदल देना क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। तो देखिए, कच्चा माल क्या है। यहाँ पे कच्चा माल ये है, जिस तरह से एक फैक्ट्री में या सूती वस्त्र उद्योग में देख लीजिए कि सूती वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ा बनेगा। तो सूती कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपको कॉटन चाहिए, रुई चाहिए, कपास, और उसके लिए जूट चाहिए, पटसन। तो ये जूट और कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल हो गया। तो विनिर्माण करता क्या है, बेसिकली ये जो कच्चा माल है उसको एक उपयोगी वस्तु बना देता है और बाजार में बेचने योग्य बना देता है। ठीक है। तो जो बेचने योग्य बना देता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण का आशय किसी वस्तु के उत्पादन से है, यानी किसी वस्तु को तैयार करने से है। जैसे खिलौना बनाना, लोहे इस्पात का गढ़ना, उगरना, ये सभी चीज़ क्या होता है, विनिर्माण के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो यानी कि जितना भी उद्योग आता है ये सभी विनिर्माण के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट को देखिए कि द्वितीयक क्रियाओं में कच्चे माल का महत्व बढ़ जाता है। द्वितीयक क्रियाओं में क्या होता है, यानी उद्योगों में जब कच्चे माल जाते हैं तो उस कच्चे माल की कीमत बढ़ जाता है, क्योंकि उसको मॉडिफाई करके एक बेहतरीन चीज़, उपयोगी चीज़, उपयोग करने योग्य बना दिया जाता है। आज देख लीजिए, एक भुट्टा या चिप्स देख लीजिए, आलू का जो चिप्स बनता है, आलू आपसे कितना रेट में ख़रीदा जाता है, और उसी एक आलू को मॉडिफाई करके चिप्स बना के एक पैकेट में 5 रुपया पैकेट, 10 रुपया पैकेट जो होता है पैक, वो जो है आपको बेचा जाता है। तो क्या हुआ, उस आलू को मूल्यवान बना दिया गया, फिर उसके बाद आपके और हमारे यहाँ पे बेचा गया और हम उसको उपभोक्ता के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।
उपभोग कर रहे हैं उसका, हम उपभोक्ता हैं। तो ठीक इसी तरह विनिर्माण का मतलब ये होता है कि जितने भी ये फैक्ट्री आते हैं, कल कारखाने आते हैं, सब ये विनिर्माण के अंतर्गत आ जाएंगे। और प्राकृतिक संसाधनों का महत्व भी बढ़ जाता है। यानी जितना भी प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक का मतलब होता है जितना भी चीज़ जो है ईश्वरीय ने बनाया है। अगर आप धार्मिक के आधार पर अगर कहें, आस्था के आधार पर, कि जितने भी चीज़ ईश्वर ने बनाया है, जैसे आपका कोई भी सामान है, जैसे लोहा हो गया, ठीक है, इस तरह से कोई भी सामान जो है तो उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे ज़मीन भी प्राकृतिक संसाधन है, हवा, पानी, सब जितना आपके अगल बगल पर्यावरण में है। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जो है इसमें ये देखने वाले हैं कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कहीं भी अगर उद्योग लगाया जाता है तो उसके लिए ये 5 पॉइंट बहुत ही आवश्यक है। अगर ये 5 पॉइंट पाया जाता है तो वहाँ पे कारखाना खुलना या कारखाना का स्थापित करना जो है आसान हो जाता है। पहला नंबर, बाज़ार की अभिगम्यता, क्योंकि उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाज़ार होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि आप जो भी फैक्ट्री में सामान बनाएंगे तो सामान तो खुद अकेले नहीं खा सकते हैं ना, ये तमाम सामानों को बाज़ार में आपको बेचना होगा। तो इसलिए कारखाना के नज़दीक जो है बाज़ार की अभिगम्यता बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आप अपने उत्पादों को बेच सकें। दूसरा पॉइंट, श्रम आपूर्ति जो है अभिगम्यता। श्रम आपूर्ति का मतलब क्या होता है कि कोई भी कल कारखाना के लिए उद्योग में श्रम एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर आपके पास मज़दूर नहीं होंगे, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग नहीं होंगे, तो सामान कौन बनाएगा। तो इसलिए फैक्ट्री वहाँ पे खोला जाएगा जहाँ पे आसानी से मज़दूर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। शक्ति के साधन क्या होता है, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी कल कारखाना हो, उद्योग हो, उसमें जो है बहुत सारे मशीन काम करते हैं। तो उस मशीन को चलाने के लिए एनर्जी, बिजली की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इसीलिए ये तीसरा बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उस फैक्ट्री के नज़दीक क्या होना चाहिए, उस फैक्ट्री के नज़दीक जो है ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आसानी से फैक्ट्री को क्या मिले, ऊर्जा का स्रोत मिल जाए, जिससे जो है तमाम जो है मशीन जो है अच्छा से काम कर सके, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट, परिवहन एवं संचार की सुविधा होनी चाहिए। यानी जहाँ भी फैक्ट्री है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। देखिए मान लीजिए, देखिए यहाँ ये फैक्ट्री है, मान लेती फैक्ट्री है, तो इस फैक्ट्री में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कच्चा माल पहुँचाना होगा। तो कच्चा माल किससे पहुँचाएंगे, ट्रक से पहुँचाएंगे, किसी व्हीकल से पहुँचाएंगे ना, तो 4 व्हीलर से। तो आप जब पहुंचाएंगे तो उसके लिए आपका रास्ता भी क्या होना चाहिए, एक अच्छा रास्ता होना चाहिए, पथ का निर्माण अच्छा होना चाहिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कम हो और आसानी से पहुंचाया जा सके। फिर जब ये माल प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, फिर उसी माल को बाज़ार में ले जाने के लिए भी आपको परिवहन की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए दोनों स्थिति में जो है परिवहन की बहुत ही ज़रूरी है। और संचार की सुविधा का मतलब आपका इन्फॉर्मेशन की सुविधा होना चाहिए। यानी कोई भी जब प्रोडक्ट कोई कंपनी बनाता है तो उसको प्रोडक्ट को ज़्यादा लोगों तक और जो है पहुंचाने के लिए उसको जो है संचार की सुविधा उसके पास होना चाहिए। यानी उस प्रोडक्ट का प्रचार और प्रसार के लिए अगर उसके पास सुविधा होगा तो वो सामान को बाज़ार में जल्दी और ज़्यादा मात्रा में बेच सकता है। जैसे कि आज देख लीजिए टीवी में जो है 30 सेकंड, या यूट्यूब में देख लीजिए 30 सेकंड का जो है प्रचार आता है, ऐड आता है। तो जो ये ऐड आता है 30 सेकंड का, तो इस तरह का भी सुविधा, यही क्या है, एक तरह का संचार है। उस 30 सेकंड में वो अपना प्रोडक्ट का प्रचार करके चला जाता है। तो इस तरह से एक कंपनी के लिए, एक कारखानों के लिए इम्पोर्टेंट है कि उसको जो है संचार की सुविधा उपलब्ध हो, ताकि वो अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर सके।
तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब आते हैं 5वां पॉइंट, सरकारी नीति। सरकार का नीति भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी कंपनी खोलने के लिए, कोई भी उद्योग को खोलने के लिए वहाँ पे जो है संतुलित आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार के लिए जो है कानून, जैसे आप देख लिए इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति फैला था, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति में बहुत सारे कानून जो है उद्योग के फेवर में बनाए गए थे, ताकि लोग आसानी से उद्योग खोल सके, उसमें मजदूरों को काम करा सके। इसलिए सरकार का नीति भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है किसी भी कल कारखाने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब इस पॉइंट में यह समझना है हम लोग को कि उद्योगों का वर्गीकरण, यानी हम लोग जो ये उद्योग है, जो कारखाना है, इसको हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो देखिए हम लोग जो है ना आकार के आधार पर, यानी कि इसकी जो है आकार के आधार पर, साइज के आधार पर हम लोग जो है उद्योगों को 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। एक छोटे पैमाने के उद्योग जिसको लघु उद्योग कहेंगे, बड़े पैमाने के उद्योग जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वृहद पैमाने के उद्योग। एक तीसरा कैटेगरी होता है जिसको कुटीर उद्योग कहते हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम में 12 क्लास का एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अब पूछता है कि छोटे उद्योग और बड़े उद्योग में डिफरेंस क्या है। तो पहले इस पॉइंट को जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुटीर उद्योग के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे छोटे उद्योग और बड़े उद्योग में डिफरेंस क्या। पहला डिफरेंस ये है कि छोटे पैमाने के उद्योग में इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, कल जो है कारखाना उद्योग छोटा है तो उसमें पूंजी भी कम लगेगा। और बड़े उद्योग में क्या होता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बड़े बड़े मशीन लगाना पड़ता है, उसमें जो है रोबोट काम करता है और नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, उसमें खर्च ज़्यादा होता है, इसलिए पूंजी ज़्यादा चाहिए। ठीक इसी तरह छोटे पैमाने के उद्योग में दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें कम मशीनों का जो है आवश्यकता होती है, क्योंकि छोटा है, प्रोडक्ट भी कम बनाया जाएगा तो उस तरह मशीन भी कम लगाया जाएगा। लेकिन इसमें जो है इसमें अधिक बड़े पैमाने के उद्योग में अधिक जो है बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है। उसके बाद छोटे पैमाने में देखिए, इसमें स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। स्थानीय कच्चे माल यानी छोटा उद्योग जो होता है ना, वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ उसके इर्द गिर्द में आसानी से कच्चा माल प्राप्त हो जाए। कच्चा माल प्राप्त हो जाएगा तो क्या होगा, उसको कम खर्च में उसको कच्चा माल मिल जाएगा और उसको जो है उसी को जो है प्रोडक्ट में बना दिया जाएगा, सामान्य इस्तेमाल के योग्य। ठीक है। इसी तरह बड़े उद्योग में इसमें कच्चा माल का आयात किया जाता है, क्योंकि अब जो बड़े उद्योग होता है बड़े पैमाने पर, उसका सारा कच्चा माल इर्द गिर्द में नहीं मिलता है, तो उसको जो है दूर से भी लाना पड़ता है, तो इसीलिए उसमें आयात की ज़रूरत होता है। ठीक है, कच्चा माल। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, छोटे पैमाने में इसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, छोटे उद्योग है तो कम श्रमिक की ज़रूरत होगा। इसमें अधिक कुशल, बड़े पैमाने में इसमें अधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कुशल का मतलब होता है इसमें वेल ट्रेंड जो है श्रमिक, यानी कि मज़दूरों की जो है ज़रूरत होती है, जो ट्रेंड है, जिसको जो है ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाया गया कामों को। ठीक है। तो अब छोटे पैमाने के उद्योग में आ जाइए, चमड़ा उद्योग, कूलर, तो ये सब क्या है, छोटे उद्योग में आता है। ठीक है। और बड़े उद्योग में लोहा इस्पात का उद्योग, मोटर गाड़ी का उद्योग, ये सारा बड़े उद्योग में आ जाएगा। तो अब हम लोग आकार के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा जाता है उद्योगों को। 2 कैटेगरी हम लोग जान चुके हैं। आइए तीसरा कैटेगरी के बारे में जान लेते हैं। तीसरा कैटेगरी जो है ये है कुटीर उद्योग। ठीक है, कुटीर उद्योग आप लोग पढ़े होंगे, पर्यायवाची शब्द, घर का जो है पर्यायवाची शब्द होता है, आले, कुटी, आश्रम, ये सब। तो कुटी, घर को भी क्या कहा जाता है, कुटी। तो कुटी से बना कुटीर उद्योग, यानी घर का उद्योग, यानी एक इंसान अपने घर में ही जब कोई सामान को, कोई प्रोडक्ट को तैयार करता है तो उसको हम लोग कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है।
इसमें शिल्पकार और मजदूर स्थानीय कच्चे माल का ही उपयोग करता है। देखिए कुटीर उद्योग में क्या बनाया जाता है, चलिए हम एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि आप देखे होंगे गांव देहात में जो है औरत सब जो है बांस काट के लेके आती है और उससे जो पतली करके जो है बनाता है, उसके बाद उससे टोकरी बनाती है। तो टोकरी जो है बनाना ये कुटीर उद्योग में शामिल है। तो कच्चे माल उसको स्थानीय जगहों में ही मिल जाता है, आसपास बांस मिल जाएगा, बांस काट के जो है वो अपना टोकरी बना लेगा। तो ये कुटीर उद्योग में आता है। इसमें दैनिक जीवन की सबसे छोटी चीज़ों का निर्माण होता है, यानी हमारे दैनिक जीवन में जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें होता है वो सब बनाया जाता है। जैसे टोकरी हो गया, अचार हो गया, चटाई हो गया, ये सारा चीज़ बनाया जाता है कुटीर उद्योग में। ठीक है, फिर इन वस्तुओं को स्थानीय बाज़ारों में बेचा जाता है। ठीक है, स्थानीय बाज़ार का मतलब जो बगल में है, जैसे कि हमारे गाछपारा चौक है तो गाछपारा चौक में बेचा जाएगा। ठीक है, जिस तरह से आपका बेलवाहाट है तो बेलवाहाट में बेचा जाएगा। तो कुटीर उद्योग जो घर में बनता है कोई भी प्रोडक्ट वो स्थानीय बाज़ार में, नज़दीकी बाज़ार में बेचा जाएगा। ठीक है, अगला है अधिक पूंजी और परिवहन की आवश्यकता इसमें नहीं होती। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान जब घर में अपना प्रोडक्ट बनाता है तो उसे ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं होगा। और उदाहरण के लिए अचार इसमें बनाया जाता है। देखिए, ठीक है, अचार हो गया, मूर्ति हो गया, ठीक है, चटाई हो गया, और एक दो एग्जाम्पल तो हम दे ही दिए, जैसे आपका टोकरी बनाना, ठीक है, या चावल को निथारने के लिए उसको क्या कहते हैं, कूल्हा टाइप का जो होता है वो, ठीक है, या फिर झाड़ू, नारियल का झाड़ू, पंखा, ये सारा कुटीर उद्योग में आता है। ठीक है, पंखा बनाते हैं नारियल का पत्ता से। इसी तरह जो है ये सारा जो किस में आ जाएगा, कुटीर उद्योग में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि उद्योग आकार के आधार पर 3 भाग में बांटा जाता है, लघु उद्योग, वृहत उद्योग और कुटीर उद्योग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम क्या है देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योग। देखिए कच्चा माल जो होता है ना, कच्चा माल हम समझा चुके हैं कि जिस तरह से कपड़ा फैक्ट्री में अगर कपड़ा बन रहा है, सूती कपड़ा, तो उसके लिए कच्चा माल क्या, जूट है, कपास है। ठीक है, ऊनी वस्त्र अगर बन रहा है उसके लिए ऊन कच्चा माल है। तो आइए हम लोग कच्चा माल के आधार पर जो है उद्योग का प्रकार देख लेते हैं। तो कच्चा माल के आधार पर उद्योग जो है, पहला प्रकार है कृषि आधारित उद्योग। इसमें क्या होता है कि खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार करके, ठीक है, ये तैयार माल से में बेहतर या बदल कर बिक्री के लिए जो है बाज़ारों में भेजा जाता है। जैसे शक्कर, जैसे अचार, ये सारा क्या होता है, जिस अचार आपका ही घर में आम का पेड़ है और आपने आम का पेड़ से आम को तोड़ा, अचार बनाया, फिर बेचा, तो ये सारे कृषि से आधारित आ जाए। शक्कर जैसे चीनी आपको गन्ना से बनता है। जैसे मसाले, तेल, जैसे सरसों का तेल होता है। तो ये सारा कृषि आधारित उद्योग है। अगला पॉइंट खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। जैसे सीमेंट बनाया जाता है, सीमेंट में बहुत सारे चीज़ जो है, चूना पत्थर और जिंक वगैरह, बहुत कई चीज़ों को मिला करके सीमेंट बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाया जाता है। ये सारा खनिज आधारित उद्योग की श्रेणी में आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट रसायन आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योग में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है इसमें। ठीक है, जैसे कृत्रिम तरीके से रेसे बनाना, ठीक है, जैसे प्लास्टिक बनाना, ये सारा रासायनिक विधि से बनाया जाता है। पहले रस्सी जो है किससे बनता था, पटसन वगैरह, जूट वगैरह से बनता था, लेकिन अभी नायलॉन का रस्सी आ चुका है। तो ये कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया रस्सी है। ये सारा रसायन आधारित उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। चौथा, वनों पर आधारित उद्योग। वनों से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करके बनाई जाती है। ठीक है, उसको हम लोग वनों से आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे फर्नीचर उद्योग। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर उद्योग उसको कहते हैं जहाँ पे टेबल, कुर्सी, यानी लकड़ी, टिम्बर से बनाया गया जितने भी सामान आता है, चेयर हो गया आपका, कुर्सी, लकड़ी का कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये सारा चीज़ किस में आएगा, वनों पर आधारित उद्योग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग में जो है पशु से रिलेटेड सारा चीज़ आ जाएगा। जैसे चमड़ा एवं ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। और जो है
पशु से जो है ये तमाम चीज़ को प्राप्त करने के बाद जो है बनाया जाता है, ठीक है। जैसे ऊन, चमड़ा, हाथी का दांत, तो ये सारा पशु से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब पशुओं से हमें जो है प्राप्त किया जाता है, चमड़ा भी पशु से मिलता है और हाथी का दांत भी पशु से मिलता है, ऊन जो है भेड़ से मिलता है। तो जितने भी चीज़ जानवरों से प्राप्त होने के बाद और उससे रिलेटेड हमको विनिर्माण करते हैं फैक्ट्री में, तो वो सारा पशु आधारित उद्योग में आ जाते हैं। चलिए, आपको समझ में आ गया, आई होप। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है स्वामित्व, मालिकाना हक के आधार पर उद्योग के प्रकार, ठीक है। यानी कि मालिकाना हक क्या होता है कि जैसे कि आपने एक कंपनी बनाया, तो उस कंपनी का मालिक आप हो सकते हैं, सरकार हो सकता है, या सरकार भी और आप भी दोनों शामिल हो सकते हैं। तो इस के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर उद्योग को 3 क्षेत्र में या 3 भाग में बांट सकते हैं। एक है सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र। तो आइए पहले हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र को देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की, ये क्या होता है, सरकार के अधीन होते हैं, सरकार के अधीन होते हैं, यानी सरकार इस तरह का कंपनी को चलाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया। साम्यवादी, समाजवादी देशों में ज़्यादातर ऐसा होता है, यानी समाजवादी देश जैसे कि रूस है, तो समाजवादी देशों में क्या होता है, ये सारा चीज़ जो है ना, सरकार ही बड़े बड़े कंपनी को जो चलाते हैं, तो उसको सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। निजी क्षेत्र उसको कहते हैं, इसका मालिक एक व्यक्ति या एक कंपनी होता है, यानी एक कंपनी उसका मालिक होगा या न तो एक इंसान उसका मालिक होगा। तो ऐसा जो है पूंजीवादी देशों में ऐसी व्यवस्था हमें देखने को मिलता है। भारत में टाटा समूह, बिरला, रिलायंस, ये सब क्या है, रिलायंस हो गया आपका, बिरला हो गया, टाटा समूह, ये सभी क्या है, ये निजी क्षेत्र हैं। ये किसी एक इंसान इसका मालिक होता है, सरकार इसका मालिक नहीं है। तो उसी तरह अगला पॉइंट है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र में क्या होता है, कुछ उद्योगों का संचालन सरकार तथा निजी कंपनी दोनों मिलकर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी किताब में एक और जो है एक तरह का उद्योग के बारे में बात किया है, आइए उसमें 2-4 पॉइंट बात कर लेते। हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दे, इसलिए आप समझ जाइए यहाँ पे। स्वच्छंद उपयोग, स्वच्छंद उपयोग किसको कहते हैं, ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, ये साफ़ सुथरा वाली उद्योग होता है, ये किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। स्वच्छंद उद्योग जो है व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थित होते हैं, जहाँ पे बहुत तरह का अलग अलग तरह के लोग जो है पाए जाते हैं, वहाँ पे इस तरह का उद्योग होता है। कई तरह का आइटम, कई तरह का उत्पाद बनाते हैं। ये विशेष प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं, इसमें कम मात्रा में उत्पादन होता है, इसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह का जो है उद्योग को हम लोग स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट। अब आते हैं उत्पाद आधारित उद्योग। उत्पाद आधारित उद्योग किसको कहते हैं, ठीक है। इन उद्योगों में ऐसे सामान का उत्पादन किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उपभोक्ता जो वस्तुओं का उपभोग करता हो उसको उपभोक्ता कहते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे ब्रेड हो गया, बिस्कुट हो गया, साबुन, कागज़, श्रृंगार के जितने भी सामान हैं, पेंसिल है, समझ में आ रहा है, ये सभी सामान क्या हो जाएगा, जहाँ पे बनाया जाता है उस उद्योग को हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद आधारित उद्योग। चलिए और नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश के बारे में। इसमें क्या होता है ये चीज़ हम लोग जानेंगे। पहली पॉइंट, जो परंपरागत का मतलब होता है पुराने तरीके से कोई चीज़ को जो है करना, ठीक है। और बड़े उद्योग, तो इसकी खासियत क्या हम लोग देखते हैं, ये भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं, इसमें बड़े बड़े सामान बनाया जाता है, इसलिए इसे भारी उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। इसमें भारी इंजीनियरिंग, धातु पिघलाने वाले, केमिकल उद्योग, वस्त्र उद्योग सब शामिल होते हैं। इसमें जो है इन्हें धुएं की चिमनी वाले उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह परंपरागत तरीके से किया जाता है, उसमें फ़िल्टर का इस्तेमाल नहीं होता है, ज़्यादा धुआं देता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको धुएं की चिमनी का उद्योग भी कहते हैं। रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है,
इस तरह का, क्योंकि परंपरागत तरीके से ये उद्योग को चलाया जाता है। टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर और नए नए मशीनों का इस्तेमाल कम होता है, जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलता है। इसमें जो है घटिया प्रकार के घर होते हैं, क्योंकि ये जो है ना बहुत पुराना तरीके से बनाया जाता है। तो ऐसे कंपनी में, ऐसे उद्योग में जो घर होता है वो बहुत ही टूटा फूटा होता है, उसी में मज़दूर लोग रहते हैं, काम करते हैं, सेवाएं इसमें विकसित नहीं होती है, प्रदूषण की समस्या होती है इस तरह का उद्योग में। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, ये उच्च क्या होता है? उच्च का मतलब हाई, प्रौद्योगिकी माने टेक्नोलॉजी, उद्योग माने फैक्ट्री, यानी हाई टेक्नोलॉजी वाला फैक्ट्री। ये जो है नवीनतम उद्योग है, ये अभी वर्तमान में इसी तरह का उद्योग बनाया जाता है। इसमें उत्पादों का उत्पादन गहन शोध के बाद किया जाता है, काफ़ी रिसर्च करने के बाद किया जाता है। ठीक है, इन उद्योगों में टेक्नोलॉजी काफ़ी उन्नत होती है, यानी नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। इन उद्योगों में मानव यंत्र रोबोट भी कार्य करते हैं। यहाँ पर वस्तुओं का डिजाइन कंप्यूटर पर आधारित होता है। ये उद्योग काफ़ी साफ़ सुथरे होते हैं, इसमें जो है किसी भी तरह का जो है गंदगी बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें इंसान बहुत काम करते हैं, मशीन ज़्यादा काम करता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब अगला पॉइंट हम लोग आते हैं। ठीक है, लौह उद्योग या लौह इस्पात उद्योग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लौह इस्पात, जो लोहे का उद्योग है, इस्पात का उद्योग है, ये कैसे किया जाता है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, ये उद्योग सभी उद्योगों का आधार है। कहने का मकसद ये है कि लोहा का जो उद्योग है ये सभी उद्योगों का आधार है। क्यों कहा गया आधार? इसलिए कि आप कोई भी फैक्ट्री खोलिए, उसमें जो भी मशीन का इस्तेमाल होगा वो सारा मशीन लोहे से ही ना बनता है। तो इसीलिए लोहा उद्योग को क्या कहा गया? सभी उद्योगों का आधार कहा गया। इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। ये आधारभूत उद्योग इसलिए कहा है या इसलिए है क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए मशीनें और औजार लोहे के ही बने होते हैं। इसे भारी उद्योग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें भारी भरकम कच्चा माल का प्रयोग लाया जाता है। लोहा निकालने के लिए लोहा अयस्क को झोंका भट्टियों में कार्बन और चूना के साथ पिघलाया जाता है। पिघला हुआ लोहा बाहर निकल कर जब ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। यानी इस तरह से जो ज़मीन से जो हमें अयस्क मिलता है उसमें कई चीज़ जो है कंकरियाँ, बालू वगैरह मिक्सचर रहता है, तो इसमें भट्टियों में कार्बन और चूना के साथ जो है झोंका जाता है और उसको पिघला करके लोहे को अलग किया जाता है, जिसे कच्चा लोहा कहते हैं। इसी कच्चे लोहे में मैग्नीज को जब मिला दिया जाता है तो वो इस्पात बन जाता है। तो ये इस्पात से ही सभी तरह का मशीन को बनाया जाता है, इसीलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि आधुनिक और बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता क्या है। तो इसमें हम ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको हम ऐड किए हैं। तो इसमें आप देखिए, पहला पॉइंट है कौशल का विशिष्टीकरण, यानी बड़े विनिर्माण का जो मुख्य विशेषताओं में से एक विशेषता है कि ये कौशल का विशिष्टीकरण होता है। यानी इसमें जो मजदूर काम करेंगे वो वेल स्किल्ड होता है, वो जो उसको एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग किया हुआ रहता है। अनट्रेंड जो है किसी भी मजदूर को यहाँ पे काम में नहीं लगाया जाता है। दूसरा है यांत्रिकरण, यानी इसमें बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल होता है, जिसमें जो है अच्छे और इसमें क्वालिटी वाली सामान का इस्तेमाल होता है। यांत्रिकरण, यंत्र का इस्तेमाल होता है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है इसमें नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रोबोट का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका पहला, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है संगठनात्मक ढांचा और स्त्रीकरण, यानी इसमें जो है ना कोई भी कंपनी की जो एक खास विशेषता ये होता है कि उसको चलाया कैसे जाए। संगठनात्मक ढांचा काफ़ी मजबूत होता है, इसमें सरकार का नीति भी शामिल होता है। ये जो है बड़े उद्योग का विशेषता है। अब जो है अगला पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, सूती वस्त्र उद्योग। ये भी आपकी किताब में इसमें शामिल किया गया कि सूती वस्त्र उद्योग क्या है। देखिए, प्राचीन भारत में जो है सूती वस्त्र जो है हाथ से कताई करके और हथकरघा बुनाई तकनीक से बनाए जाते थे। यानी सूती कपड़ा पहले
कताई करके और हथकरघा से बनाया जाता है। तो हथकरघा क्या होता है इसका हम जो है आपको फ़ोटो दिखा देते हैं, रुक जाइए, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, 18वीं शताब्दी से इलेक्ट्रिक करघों का उपयोग होने लगा। उसके बाद अभी जो है इलेक्ट्रिक जो है मशीनों के माध्यम से जो है बनाया जाता है सूती वस्त्र। भारत में सूती वस्त्र की ज़्यादातर मिलें महाराष्ट्र और गुजरात में है। इसलिए है क्योंकि कपास सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। तो कच्चा माल जहाँ पे ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध होगा वहीं पे फैक्ट्री बनेगा, तो इसीलिए सूती वस्त्र का ज़्यादातर फैक्ट्री वहीं पर है, उद्योग वहीं पर है, क्योंकि इन जगहों पर कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। भारत आज के समय अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर और अफ्रीका को सूती वस्त्र का निर्यात करता है, ठीक है। यानी कि भारत आज के डेट में वर्तमान में इस स्थिति में आ चुका है कि हम लोग जो है सूती वस्त्र दूसरे देश वाले को अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर, अफ्रीका को बेचते हैं, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग में कुछ जो है क्या है यहाँ पे, ये कुछ गलत लिखा गया है टाइपिंग, तो उन्हीं उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है। कुछ जो है और उद्योगों को, सूती वस्त्र उद्योग जब होता है कहीं तो उसके साथ साथ और भी कई उद्योग होता है जिसको बढ़ावा मिलता है, जैसे रंगाई उद्योग, पैकिंग उद्योग, क्योंकि सूती वस्त्र को रंगाई किया जाता है तो उसके लिए अलग फैक्ट्री और अलग मजदूरों को काम मिलता है। देखिए यही है हाथकरघा, हाथकरघा यही, इससे ही पहले जो है सूती वस्त्र को जो है बनाया जाता था, हाथकरघा जिसे क्या है हाथ से बनाया जाता था। अब लास्ट पॉइंट है ये इस वीडियो का कि अब यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग के सामने जो है ना बहुत तरह का समस्या है आज के डेट में। क्या समस्या? पहली समस्या ये कि यहाँ पे पुरानी मशीनों का आज भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। दूसरा श्रमिकों की कमी है, क्योंकि आज जो है सस्ता रेट में मजदूर नहीं मिल रहा है, तो सूती वस्त्र में जो है श्रमिकों की कमी है, क्योंकि उसको जो है सही जो है मजदूरी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे मजदूरी करने नहीं जाते हैं। अगला पॉइंट, कठिन प्रतिस्पर्धा। कठिन प्रतिस्पर्धा का मतलब है आज के डेट में सूती वस्त्र के सामने बहुत बड़ा कंपटीशन है। आज मार्केट में कई तरह का रेडीमेड कपड़ा आ चुका है, मशीनों से बनाया हुआ, एक से एक वीआईपी कपड़ा आ गया। लोग जो है उस कपड़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में सूती वस्त्र में एक तो पुरानी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, श्रमिकों की कमी है, जिसके वजह से जो है सूती कपड़ा की जो है महंगाई जो है खर्च ज़्यादा हो जाता है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है। इसीलिए जो है कंपटीशन में जो है पिछड़ रहा है। अपने आप को जो है बाज़ार में दूसरे कपड़े के साथ कंपटीशन देना सूती वस्त्र के लिए थोड़ा सा बहुत ही मतलब हार्ड हो जाता है। और चौथा पॉइंट है बिजली आपूर्ति का ना होना। आज के डेट में बिजली जो है काफ़ी समस्या होती है फैक्ट्री में, ठीक है। तो ये था आपका पूरा सूती वस्त्र के बारे में। तो ये पूरा आपका जो है दूसरा चैप्टर ज्योग्राफी का पूरा कंप्लीट हुआ। इस देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंट कोचिंग सेंटर ये मेरा जो है बेलवा में चल रहा है और गाछपारा में चल रहा है। तो वहाँ पे अभी बेलवा में क्लास जो है चल रहा है 12 क्लास का, तो जो बंदा वहाँ करना चाहता है क्लास कर सकता है। अब आते हैं कि जब हम आधा घंटा मेहनत से इस वीडियो को बनाएं तो इतना तो मेरा हक बनता है कि आपको कहें कि आप मेरा जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए RBI स्टडी को, और बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और जो है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। वो भी देखेगा, इस वीडियो को देखने के बाद वो उसको समझ में आएगा, बेहतरीन तरीके से उसको जो है समझाया गया है इसमें। और मेरा जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।